देखो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण के बारे में आप लोग को बताया गया था कि जब कंपनी लिक्विडेशन मोड में जाती है, यानी समापन होने की स्थिति में रहती है, तो समापन से बचाने के लिए कि कंपनी समाप्त ना हो जाए, कंपनी समाप्त ना हो जाए, तो समापन से बचाने के लिए, अच्छा कंपनी समाप्त कैसे होती, कई रीजन है, मैंने थ्योरी में भी बताया था। अब जैसे कंपनी कोई लगातार कई वर्षों से हानि में चल रही है, कई वर्षों से कंपनी को लगातार हानि हो रही है और इस लॉस को कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही, बिकॉज कंपनी अपने लॉस को कहां से मेंटेन करेगी, प्रॉफिट से। प्रॉफिट हो नहीं रहा है और धीरे 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 एक्यूमुलेटेड लॉस बढ़ता चला जा रहा है। एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब हो गया संचित हानि। जो हानि लगातार होती चली जाती है वो लॉस बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यदि मान लेते हैं कि हम लोग वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो एसेट साइड में वो लॉस को दिखाते हैं, और यदि वर्टिकल बनाते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट, तो उस लॉस को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस से मेंटेन करते हैं। तो रिजर्व और सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट रहेगा तभी हम अपने लॉस को मेंटेन करेंगे। यदि प्रॉफिट नहीं रहेगा फिर भी यदि हम अपने लॉस को दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, रिजर्व एंड सरप्लस वाले शीर्षक में, तो हमारा कैपिटल घटेगा। और कैपिटल भी हम लोग घटाते नहीं है, शेयर कैपिटल भी जितना रहता है उतना ही दिखाते हैं। तो इसका प्रभाव कहां पड़ता है, हमारे एसेट्स पर। इसका प्रभाव कहां पड़ता है, हमारे एसेट्स पर। तो यहां पर हम लॉस को दिखाते चले जा रहे हैं हर एक साल अपने बैलेंस शीट में, और उस लॉस का मेंटेनेंस, उस लॉस का मेंटेनेंस हम लोग कहीं नहीं करते। लॉस का प्रभाव दो ही जगह पर पड़ता है, या तो आप लॉस को कैपिटल से घटा दो, कैपिटल से मेंटेन कर दो, नहीं तो उस लॉस का प्रभाव आप अपने एसेट्स पर डालो, आप अपने एसेट्स को घटाओ। तो ना ही आप अपने एसेट्स को घटा रहे हो, आप अपने बैलेंस शीट में एसेट्स को उसी मूल्य पर दिखा रहे हो जिस मूल्य पर वो था। तो ना ही आप एसेट्स को घटा रहे हो और ना ही आप उस लॉस के लिए आप अपना कैपिटल घटा रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपका जो बैलेंस शीट है पर ईयर, प्रत्येक वर्ष जो आप बैलेंस शीट तैयार कर रहे हो, वो बैलेंस शीट आपका फेयर सिचुएशन को नहीं बता रहा है, यानी उचित स्थिति को प्रकट नहीं कर रहा है। तो आपका बैलेंस शीट गलत है, आपका बैलेंस शीट आपकी कंपनी का फेयर सिचुएशन को नहीं बता पा रहा है। आपके बैलेंस शीट में वास्तव में आपका एसेट्स जितना होना चाहिए था उतने का एसेट्स नहीं है, आप एसेट्स को बढ़ा करके दिखा रहे हैं। आप कहोगे क्यों सर, क्यों बढ़ा करके दिखा रहे हैं? क्योंकि आप लॉस दिखा रहे हो और लॉस का प्रभाव आप कहीं नहीं डाल रहे हो। या तो लॉस का प्रभाव आप कैपिटल पर डालो, यानी तो लॉस का प्रभाव आप किस पर डालो, लॉस का प्रभाव आप किस पर डालो, एसेट्स पर डालो। या तो एसेट्स को घटा लो या तो कैपिटल को घटा लो। नहीं आप कैपिटल को घटाते हो, नहीं आप एसेट्स को घटाते हो, ठीक है। तो धीरे 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 कंपनी क्या होती है, लिक्विडेशन मोड में चली जाती है, यानी समापन होने के कगार पर चली जाती है। तो कंपनी के समापन को बचाने के लिए कि कंपनी समाप्त ना हो जाए, इसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के क्रेडिटर, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के डिवेंचर होल्डर, इन सभी के साथ बैठकर एक स्कीम बनाती है, एक योजना तैयार करती है, ठीक है। एक योजना तैयार करती है कि किस तरह से कंपनी को बचाया जाए, किस तरह से कंपनी को बचाया जाए, समाप्त होने से बचा लिया जाए, ओके। और इस योजना में शामिल होता है क्रेडिटर, शेयर होल्डर, बैंक, डिवेंचर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये सारे लोग योजना में शामिल होते हैं और ये सारे लोग मिलकर के एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे कंपनी को समाप्त होने से बचाया जा सके। तो आखिर इस योजना में क्या तैयार करते हैं, आखिर इस योजना में वो लोग क्या तैयार करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं? तो सबसे पहली बात तो योजना का मुख्य मुद्दा क्या है कि कंपनी लगातार कई वर्षों से चलती आ रही है और कई वर्षों से हानि हो रही है। तो सब दो दो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो रहा है, एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि हमें अपने एसेट्स को, ठीक है, हमें अपने एसेट्स को एक्चुअल वैल्यू पर दिखाना, एक्चुअल वैल्यू पर दिखाना है। एक प्रॉब्लम ये आ गया। तो एसेट्स को एक्चुअल वैल्यू पर दिखाना है, इसका मतलब एसेट्स का वैल्यू घटेगा। वास्तव में संपत्ति की जितनी मूल्य है उतने मूल्य पर दिखाना है। तो संपत्ति पहले दिखा रखे थे 5 लाख पर, अब दिखाना 3 लाख रुपए पर, तो ये भी तो एक प्रकार का लॉस हो गया।
तो एसेट्स को एक्चुअल वैल्यू पर दिखाना है, इसका मतलब यहां भी लॉस हो रहा है, इस लॉस को मेंटेन करने के लिए भी पैसे चाहिए। दूसरा नंबर में हमारे पास जितने भी लॉस है, चाहे वो लॉस रेवेन्यू लॉस हो यानी बिजनेस का लॉस हो, चाहे वो लॉस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो यानी प्रारंभिक व्यय हो, चाहे वो लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, चाहे वो लॉस अंडर राइटिंग कमीशन ही क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का लॉस, तो लॉस को मेंटेन करना है और एसेट्स की रिवैल्यूएशन से जो लॉस होने वाला है उसको मेंटेन करना है। तो ये दोनों लॉस को मेंटेन करना है, और लॉस को मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, और ये पैसा व्यवस्था किया जाता है डिवेंचर होल्डर से रिक्वेस्ट करके, क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करके, बैंक से रिक्वेस्ट करके, शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करके, कि शेयर होल्डर का, डिवेंचर होल्डर का, बैंक का, क्रेडिटर का हमारे कंपनी के ऊपर जितना लायबिलिटीज है, वो लायबिलिटीज में से लायबिलिटीज का कुछ पार्ट छोड़ दे, लायबिलिटीज का कुछ भाग छोड़ दे, वो हमसे ना ले, ताकि उस भाग से हम अपने ये लॉस को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम, एक योजना। चलो, रिकंस्ट्रक्शन में मेनली होता क्या है? रिकंस्ट्रक्शन में ना ही कोई नई कंपनी का जन्म होता है, रिकंस्ट्रक्शन में कोई नई कंपनी का जन्म नहीं होता। रिकंस्ट्रक्शन मैंने बताया था कि रिकंस्ट्रक्शन दो प्रकार के होते हैं, थ्योरी में समझा चुका हूं, थोड़ा सा उसको रिपीट कर रहा हूं। रिकंस्ट्रक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है यानी बाह्य पुनर्निर्माण होता है, उसमें नई कंपनी का जन्म होता है, यानी पुरानी कंपनी की समाप्ति होती है और नई कंपनी का जन्म होता है। और पुरानी कंपनी के संपत्तियों और दायित्व को लेने के लिए पुरानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नई कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, और पुरानी कंपनी के संपत्तियों और दायित्व को नई कंपनी ले लेती है, ठीक है। ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सेम टू सेम बिलोंग करता है आपको अमलगमेशन से। तो अपने लोग अमलगमेशन पढ़नी है तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरा रिकंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल का मतलब आंतरिक पुनर्निर्माण। और आंतरिक पुनर्निर्माण में ना ही किसी नई कंपनी का जन्म होता है, ठीक है, और न ही पुरानी कंपनी का खात्मा होता है, इंड होता है, लिक्विडेशन होता है, बल्कि जो विद्यमान कंपनी है वही कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया पूंजी संरचना, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बैंक लोन, ये सबको क्या करता है? चेंज करता है, परिवर्तित कर देता है। अपनी पूंजी की जो बनावट है, शेयर होल्डर फंड है, उसको चेंज करता है, या तो घटा लेता है या बढ़ा लेता है, ठीक है, कुछ ना कुछ करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, पूंजी संरचना को चेंज करके कंपनी डूबने से बचा लेती है, कंपनी अपने को डूबने से बचा लेती है और सारे लॉस को मेंटेन भी कर देती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने पिछले दिनों में क्लास लिया था रिकंस्ट्रक्शन का मेथड। रिकंस्ट्रक्शन किस मेथड से होता है, यानी पुनर्निर्माण की विधि। रिकंस्ट्रक्शन मेथड, पुनर्निर्माण की विधि, दो विधि है, ठीक है। एक विधि है आपका अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी अंश पूंजी का अल्टरेशन करके। अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन, और दूसरा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, पिछले दिनों इंग्लिश में ही समझाए थे स्लाइड पर। अंश पूंजी में परिवर्तन और दूसरा है अंश पूंजी में कमी।
अंश पूंजी में परिवर्तन और अंश पूंजी में कमी करके हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चलो, तो अंश पूंजी में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं? अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहला करते हैं ए, ऑथोराइज्ड कैपिटल में वृद्धि। ऑथोराइज्ड कैपिटल में वृद्धि, या इसको हम लोग कह सकते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल में वृद्धि को भी हम लोग कह सकते हैं नए अंशों का निर्गमन। नए अंशों का निर्गमन, और नए अंशों का निर्गमन तभी होगा जब हम अपने ऑथोराइज शेयर में बढ़ाएंगे। ठीक है। बी नंबर में है आपको कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, यानी अंशों को स्टॉक में, या अंशों को स्टॉक में, या स्टॉक को शेयर में कन्वर्जन करना, परिवर्तन करना, ये सब मेथड पर। ठीक है। सी नंबर में है जो अनिर्गमित अंश है, जो यानी अनिर्गमित अंश है। अनिर्गमित का मतलब होता है अनइशूड, अनिर्गमित अंशों को रद्द करना या समाप्त करना। अब जैसे मान लो कि मेरे पास 50,000 शेयर्स, मैंने 45,000 शेयर से इशू कर रखा है, 5,000 शेयर इशू नहीं किया, उसको अनइशूड कहेंगे। तो ऐसे शेयर को अब इशू करने की जरूरत नहीं है, इसको रद्द कर सकते हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। ठीक है। डी नंबर में कह रहा है कि अधिक मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में उपविभाजन, अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में उपविभाजन करना। अब जैसे देखो मेरे पास यहाँ इसका एग्जांपल बता रहे हैं। अब जैसे मेरे पास 5,000 शेयर है, 5,000 शेयर है, कितना वाला? एट द रेट ऑफ 100 इच। ठीक है। तो 5,000 गुने 100 बराबर कितना? 5 लाख हो गया ना। 5 लाख रुपए का शेयर है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, 100 रुपया वाले अंश को हम 20 रुपया में बदल रहे हैं। 100 रुपया वाले अंश को हम क्या कर रहे हैं? 20 रुपया में बदल रहे हैं। तो जब ये 100 रुपया वाला शेयर 20 रुपया में बदल लेंगे, तब तो फिर नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा ना, क्योंकि मेरा शेयर कैपिटल कितना है? मेरा शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख। 5 लाख में 20 से डिवाइड कर दो, 5 लाख में 20 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, 10 50 यानी 25,000। तो अब शेयर की संख्या क्या हो गई? 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच। ठीक है। तो 25,000 को 20 से गुना करो, 25,000 को 2,50,000 2,50,000। ठीक है। 25,000 को 20 से गुना करोगे तो 5 लाख। तो यहां पर क्या होता है कि अधिक मूल्य वाले अंशों को यदि कम मूल्य वाले अंशों में मतलब विभाजन करते हैं, सब डिवीजन करते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर मेरा क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। वैल्यू घटेगा तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करेगा। और ठीक इसका उल्टा अपोजिट एग्जांपल है आपका क्या? कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में
अधिक मूल्य वाले अंशों में समेकन करना। समेकन का मतलब होता है कंसोलिडेशन, ठीक है, समेकन करना, कंसोलिडेशन करना। तो ये 5 विधि है अंश पूंजी में परिवर्तन, और ये पांचों आप कर चुके हो, एग्जाम्पल में बता चुके, ठीक है। नए अंश का निर्गमन, जैसे हम लोग निर्गमन का एंट्री करते हैं उसी तरह होगा। अंशों को स्टॉक में या स्टॉक को शेयर में बदलना आता है। चलो पहले इसका अभी हम लोग काम कर लें, फिर उसके बाद इसमें चले। चलो ए नंबर का काम करते हैं, अभी इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो अभी इसका ए का काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग बता दे रहे हैं। नए अंशों का निर्गमन, तो नए अंशों के निर्गमन में क्या एंट्री होगा? नए अंशों के निर्गमन में क्या एंट्री होगा? ए नए अंशों का निर्गमन करूंगा, बस सिंपल 2 एंट्री करते थे ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to equity share capital account। हो गया ये नंबर का। नए अंशों का निर्गमन का एंट्री हो गया। नए अंश का जब भी निर्गमन करेंगे तो यही 2 एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड नंबर में देखेंगे अंशों को स्टॉक में बदलना या स्टॉक को अंशों में बदलना, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। बी नंबर में देखेंगे अंशों को स्टॉक में बदलना, अंशों को स्टॉक में बदलना। जब ये अंश को आप स्टॉक में बदलोगे, अंश को आप क्या करोगे? स्टॉक में बदलोगे, तो शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, ये शेयर स्टॉक में बदल गया। बस जितना अमाउंट था उतना ही अमाउंट हो जाएगा, कोई चीज चेंज नहीं होगा, ठीक है। शेयर क्या बदल गया? स्टॉक में। अच्छा, बी नंबर में आप देख लो क्या है, स्टॉक को पुनः शेयर में बदलना। स्टॉक को किस में बदलना? शेयर में बदलना, करेक्ट। तो जिस तरह शेयर को स्टॉक में बदले उसी तरह स्टॉक को शेयर में बदल सकते हो। तो इक्विटी स्टॉक को डेबिट कर दो, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गए। ये था आपका सेकंड नंबर वाला, अंशों को स्टॉक में बदलना या स्टॉक को फिर शेयर में बदलना। अब आते हैं हम लोग सी नंबर पे, अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। अनिर्गमित यानी ऐसे शेयर जो इशू नहीं किए गए, ऐसे शेयर जो इशू हुए ही नहीं, उसको रद्द करना, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। चलो सी नंबर में सी बता रहे हैं, अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। और अनिर्गमित अंशों को रद्द करने के लिए नो एंट्री। क्यों होगा नो एंट्री? क्योंकि जिस शेयर को मैंने इशू ही नहीं किया उसके इशू के लिए कोई एंट्री ही नहीं किया। मतलब जिस शेयर को मैंने इशू नहीं किया
और जब इशू नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा, इशू नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा। और जब एंट्री नहीं होगा तो फिर मिटाने के लिए एंट्री क्यों करेंगे? जब लिखेंगे नहीं तो मिटाने की जरूरत क्यों? जब एंट्री करेंगे ही नहीं तो मिटाने की जरूरत क्यों? तो जो शेयर अनइशूड है, जो शेयर निर्गमित नहीं किए गए हैं, ठीक है, जनता के बीच, उसको रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे, कोई एंट्री नहीं करेंगे। ओके, सी नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। चलो अब आते हैं हम लोग डी नंबर में। अब हम लोग किस में आते हैं? डी नंबर में आते हैं। अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित करना। जैसे अधिक मूल्य का मतलब क्या? 100 रुपया वाले शेयर को 100 रुपया वाले शेयर को 10 रुपया वाले शेयर में विभाजित करना। चलो यहां पर आ जाएंगे डी। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? 100 रुपये वाले अंशों को 10 रुपया में बांट रहे हैं, ठीक है। यहाँ फुल्ली पेड और पार्टली पेड नहीं है, ध्यान देंगे। यहाँ यहाँ ऐसा नहीं कि 100 रुपया वाला 8 फुल्ली पेड अप और ये सब नहीं। 100 रुपया वाले अंशों को 10 रुपया में विभाजित कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 100 रुपया वाला शेयर कैपिटल खत्म हो रहा है इसलिए डेबिट कर दिया। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस का, डेबिट करने पर खत्म हो जाता है। और यही शेयर ट्रांसफर हो रहा है ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया। 100 रुपया वाला शेयर 10 रुपया में बदल गया। नरेशन में सिर्फ चेंज हो जाएगा क्या? नरेशन में चेंज हो जाएगा शेयर कैपिटल, क्योंकि 100 रुपया वाला शेयर जब ये 10 रुपया में बदलेगा तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, शेयर नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा। ओके, चलो ये तो डी नंबर समझ में आ गया। ई नंबर समझोगे? ई नंबर कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य में बदलना। मान लो 10 रुपया वाले शेयर को मैंने 100 रुपया में बदल दिया, सेम एंट्री, ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10 रुपया वाले शेयर को हम 100 में बदलने हैं, ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया, ठीक है। यानी ई नंबर का भी क्लियर हो गया। तो अब अंश पूंजी में किस तरह से अल्टरनेशन किया जाता है, किस तरह से शेयर कैपिटल को चेंज किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, वो 5 है। 5 नंबर में नए अंशों का निर्गमन करके, नए अंश का निर्गमन करेंगे तो भी हमारा शेयर कैपिटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। शेयर को स्टॉक को शेयर में बदलेंगे, या फिर अनइश्यूड शेयर को कैंसिल करेंगे, या फिर अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य में बदलेंगे, या कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य में बदलेंगे। इतना समझ में आ गया? इतना में किसी को कंफ्यूजन है तो बोले, फिर हम अभी आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम लोग दूसरे पार्ट्स को देखें। ये तो लगभग आप लोग समझ गए होंगे। अब अपने लोग का दूसरा पार्ट से अंश पूंजी में कमी, अंश पूंजी में कमी। चलो इसको भी हटा देते हैं हम लोग। और इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। अंश पूंजी में कमी कैसे कर सकते हैं? चलो अंश पूंजी में कमी करने के लिए सबसे पहले है अनकॉल्ड अमाउंट को समाप्त करना, ठीक है। अनकॉल्ड अमाउंट को समाप्त करना, या अनकॉल्ड अमाउंट को समाप्त करना, या पार्टली पेड को
फुल्ली पेड बनाना। समझ में आ रही है बात? अनकॉल्ड अमाउंट को समाप्त करना या पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना। ठीक है, पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना। जैसे क्या है ये अनकॉल्ड? एक कंपनी के पास 5000 शेयर, कंपनी के पास कितने शेयर है? 5000 शेयर से मान, 5000 शेयर से एट द रेट ऑफ 100 each। ठीक है, लेकिन कंपनी ने जो कॉल किया, कॉल्ड अप, कंपनी ने जो मांगा 5000 शेयर्स पर मात्र 80 रुपया ही मांगा गया। 5000 शेयर पर कितना मांगा गया? 100 रुपया वाला शेयर था, मांगा गया कितना? 80। ठीक है, तो अब कंपनी चाह रही है, कि इसका फेस वैल्यू ही 80 बना दे। अब हम जनता से नहीं मांगे, आप जनता से 20 रुपया नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? क्योंकि ये तो समाप्त। याद है कि कंपनी जो भी कैपिटल नहीं मांगती है, कैपिटल का बचा हुआ अमाउंट नहीं मांगती है, वो क्यों रखती है? उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कौन सा कैपिटल कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व का मतलब होता है संचित पूंजी। रिजर्व का मतलब क्या होता है? संचित पूंजी, यानी ऐसी पूंजी जो कंपनी समापन के समय जनता से मांगने के लिए रखी हुई है, उसको कहते हैं संचित पूंजी। कंपनी का समापन हुआ है? नहीं हुआ है, तो कंपनी 20 रुपया मांगेगी जनता से? नहीं मांगेगी, मांगने का अधिकार भी नहीं मांगेगी। वो समापन के समय के लिए रोक करके रखती है। समापन हुआ नहीं तो फिर 20 रुपया क्यों मांगेगी? तो 100 रुपया वाला शेयर है और उस पर कंपनी ने 80 रुपया ही मांगा। अब कंपनी चाह रही है कि क्यों 180 का झमेला रखते हुए, क्यों दो बार दिखाना पड़ता है? 5000 शेयर 100 एंड 80 पेड एंड 80 कॉल्ड अप, क्यों लिखा जाता है? 100 का झमेला ही खत्म कर, 80 ही मान ले। तो जब 100 वाले शेयर को 80 ही मान ले, फेस वैल्यू 80 ही कर दे, इसको हम लोग कहते हैं पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना। पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना, इसका मतलब अब शेयर का रेट 80 नहीं, मतलब अब शेयर का रेट 100 नहीं फेस वैल्यू, अब 80 ही मांगे हैं, 80 ही मान ले। 80 ही मांगे हैं और 80 ही मान ले। ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे घर का नाम अविनाश है। ठीक है, लेकिन प्यार से तुमको लोग भोलू भोलू करके पुकारते हैं। अविनाश कोई नहीं जानता, अविनाश कोई नहीं जानता है। आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ अविनाश, स्कूल में लिखा हुआ अविनाश, लेकिन प्यार से लोग जो है सो भोलू भोलू करके ही पुकारते हैं, ओ भोलू करके। अब मान लो ठीक है चलो भोलू। अब अविनाश कोई नहीं जानता है, अविनाश सिर्फ स्कूल के टीचर जानते हैं और अविनाश तुम्हारा सरकार जानता है कि तुम्हारा नाम अविनाश है, लेकिन सारे लोग किस नाम से पुकारते हैं? भोलू। अब तुम्हारे मम्मी पापा चाह रहे हैं कि हम अपने बेटा का नाम जो है मतलब सही रूप से सरकार के नजर में भी और स्कूल के नजर में भोलू ही कर, तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? एक एप्लीकेशन देते हैं गवर्नमेंट के पास, आईडी में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र में सही हो जाता है, तो तुम्हारा नाम अविनाश से हट करके भोलू हो गया। यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी है, सेम टू सेम चीज। 100 रुपया फीस वैल्यू वाला शेयर था, पहचान था, लेकिन 80 रुपया ही इस पर मांगे हैं। अब 20 रुपया मांग भी नहीं सकते, तो काय को 100 रुपया, इसको 80 रुपया में ही कन्वर्ट कर दो, बना दो। तो यहाँ पर अनकॉल्ड अमाउंट को समाप्त करना, मतलब 20 रुपया जो मैंने नहीं मांगा जनता से समाप्त कर दो, अब कभी नहीं मांगा। या पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना दो, मतलब जो 80 आया है वही 80 पूरा का पूरा मान लो कि कोई बाकी नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा? इसके लिए क्या एंट्री होगा? इसके लिए बस यही एंट्री होगा, पार्टली पेड कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फुल्ली पेड शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्या एंट्री करेंगे इसको वो देखिए, एग्जांपल मिटाते हैं। इसके लिए एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो था वो क्या था? पार्टली था।
पाटली का मतलब क्या, 80 रुपया ही आया था, ठीक है। तो 80 रुपया जो आया था ये पाटली था, अब इसको क्या बना देना है, फुल्ली। पाटली को क्या बना देना है, फुल्ली, ठीक है। अमाउंट वही रहेगा, अमाउंट कोई चेंज नहीं होगा, अमाउंट वही रहेगा, बस यहां पर लिख देना पार्टली और यहां पर लिख देना, यहां पर लिख देना पार्टली और यहां पर लिख देना फुल। नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाए, नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाए, क्योंकि पहले 100 से डिवाइड होता था वो शेयर, ठीक है, अब 80 से डिवाइड होकर के नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाए। समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जो एग्जांपल बता दी रही, आगे आपके बुक में भी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझेंगे हम। लेकिन इसका जो जर्नल होगा ना, पार्टली पेड को फुल्ली पेड में बनाने का जो जर्नल होगा वही होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, दूसरे शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यानी पार्टली वाला आप समाप्त, अब पार्टली जो था 80 वो समाप्त कर दो, अब 80 क्या बन गया, फुल्ली बन गया, ठीक है। चलो ये था आपका ए नंबर, ठीक। ए के बाद है बी नंबर में आ जाए, अंश पूंजी की चुकता रकम में कुछ भाग अंशधारियों को लौटाने पर, बी कर रहे हैं। बी है शेयर कैपिटल का कुछ अमाउंट, शेयर कैपिटल का कुछ अमाउंट शेयर होल्डर को लौटाना। कभी कभी कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल का कुछ अमाउंट, यानी जितना शेयर कैपिटल है ना उसका कुछ अमाउंट कंपनी लौटा देती है शेयर होल्डर को, कि भाई अभी मेरे पास कुछ है, तुम ले लो चुपचाप, कम से कम लायबिलिटीज मेरा कम हो जाए। तो शेयर कैपिटल का कुछ अमाउंट शेयर होल्डर को लौटा दिया जाता है, और इसके लिए कंपनी के बुक में 3 एंट्री होता है। कितने एंट्री होते हैं, 3 एंट्री, जो कि किए भी हो या फिर मैं बता भी देता हूं, ठीक है। बी नंबर का सी नंबर देख लो क्या है, सी नंबर में है यानी शेयर कैपिटल में कमी करना, शेयर कैपिटल में कमी करना, कमी करने का मतलब रिडक्शन करना, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूं। डी नंबर में है आपका लेनदार या ऋण पत्र धारी के रकम को कम करना, क्रेडिटर या डिवेंचर होल्डर के लायबिलिटीज को कम करना। और ई नंबर में है, ई नंबर में संपत्तियों के मूल्य को बढ़ाना, ये 5 है अंश पूंजी में कमी। अंश पूंजी में कमी किस प्रकार से किया जा सकता है, यही 5 है आपका। अनकॉल्ड अमाउंट को समाप्त करना या पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड बना लेना, बी शेयर कैपिटल का कुछ अमाउंट शेयर होल्डर को लौटाना, सी शेयर कैपिटल में कमी करना, डी क्रेडिटर या डिवेंचर होल्डर के लायबिलिटीज को कम करना, एंड ई संपत्तियों के मूल्य को बढ़ाना, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ए चूंकि अपने लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब अपने को देखना बी सी डी और ई, बी सी डी और ई, ठीक है। ए हो चुका है, ये मैंने बता दिया, पार्टली शेयर मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पार्टली को फुल्ली पेड करने के लिए। अब है शेयर कैपिटल का कुछ अमाउंट, चलो बी शेयर कैपिटल का कुछ अमाउंट शेयर होल्डर को लौटाना, तीन एंट्री होता है इसके लिए, 3 एंट्री होता है इसके लिए, ठीक है। और बना भी चुके हो 3 एंट्री में
पहला एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कैपिटल वाला अमाउंट शेयर होल्डर में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया पैसा लौटाने का। और तीसरा एंट्री हो जाएगा, ये जो पैसा लौटाया गया कहीं कहीं से तो पैसा व्यवस्था किया गया होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यदि प्रॉफिट से रुपया निकाला गया तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चूंकि पैसा लौटाना पूंजीगत व्यय होता है, ठीक है, पैसा पाना पूंजीगत आय और पैसा लौटाना मतलब शेयर वाला पैसा लौटाना पूंजीगत है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी 3 एंट्री होगा। कब? जब शेयर होल्डर का कुछ अमाउंट, शेयर कैपिटल का कुछ अमाउंट शेयर होल्डर को लौटाया जाता है तब, ठीक है। चलो अब सी नंबर में है, मिटा दें इसको। चलो सी नंबर में है अंश पूंजी में कमी करके, अंश पूंजी में यहां पर अब देखो, अब शेयर होल्डर के पास रिक्वेस्ट किया जाता है, शेयर होल्डर के पास रिक्वेस्ट किया जाता है कि शेयर होल्डर भाई तुम्हारा 5 लाख रुपए का शेयर है ना, शेयर कैपिटल है ना, तुम 2 लाख रुपया छोड़ दो ना, तुम 2 लाख छोड़ दो, 1 लाख छोड़ दो ना, हम अपने हानि को मेंटेन कर। अब पहले वाला बात ऐसा नहीं था लौटा देना पैसा या फिर अधिक मूल्य वाले को कम मूल्य में बदलना या कम मूल्य वाले को अधिक मूल्य में बदलना, ऐसी कोई बात नहीं। अब शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट किया जाता है कि छोड़ दो, तुम्हारा 5 लाख रुपया शेयर कैपिटल है ना, तुम 4 लाख रुपया अब बाद में लायबिलिटीज तुम्हारा होगा, 1 लाख रुपया तुम्हारा घटा देते हैं, तुम छोड़ दो, रिक्वेस्ट किया जाता है, शेयर होल्डर छोड़ देता है, ठीक है। तो अंश पूंजी में कमी करने का जो एंट्री हो जाएगा वो हो जाएगा आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या कैपिटल रिडक्शन के बदले में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी कर सकते हो। लो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, जब अंश पूंजी में कमी किया जाता है तो। सी नंबर समझ में आ गया। अब डी नंबर समझोगे। डी नंबर में क्या बताया था? डी नंबर में क्रेडिटर तथा क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर तथा बैंक लोन में कमी करने पर अपने मन से नहीं कर सकते हैं, बैंक वाले के पास थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया जाता है, डिवेंचर होल्डर के पास रिक्वेस्ट किया जाता है, क्रेडिटर के पास रिक्वेस्ट किया जाता है। यदि कंपनी समाप्त हो गई तो जरूरी नहीं कि आपका जितना बाकी उतना मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब है कि कंपनी को बचाना है तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपना अपना लायबिलिटीज कुछ कम कर दीजिए। डिवेंचर होल्डर से रिक्वेस्ट किया जाता है ब्याज छोड़ दीजिए, ब्याज कम ले लीजिए, ठीक है। तो इससे कंपनी को प्रॉफिट होता है, उतना रुपया बचता है ताकि वो अपने लॉस को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो इसका एंट्री हो जाएगा क्या? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट या फिर बैंक लोन अकाउंट डेबिट। यानी जब भी प्रॉफिट होता है ना, ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन को हम लोग क्रेडिट करते हैं। इससे पहले भी कैपिटल रिडक्शन को मैंने क्रेडिट किया था, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ठीक है। ये लाभ हो रहा है,
ये पैसा बच रहा है, इससे कैपिटल रिडक्शन से कंपनी अपने हानि को मेंटेन करेगी। ठीक है, ये डी नंबर का था, क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर और बैंक लोन में कमी करने पर। चलो इसके बाद है, यदि कोई संपत्ति का मूल्य वास्तव में बढ़ गया है, अब जैसे लैंड 2 लाख रुपए का था 3 लाख रुपया का हो गया, उसका उचित मूल्य, इसको मिटा रहे हैं, तो उस संपत्ति के मूल्य को तो बढ़ाएंगे ना। तो ई नंबर में है संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर, यह भी एक प्रकार का लाभ का संकेत है। तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तो एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट